अपराध, गुनाह यानी क्राइम। कोई भी अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता। अपराध अपराध होता है, लेकिन कुछ अपराध, कुछ गुनाह, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हमारे जहन में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। मेरे साथ आप जानेंगे अपराध और अपराधियों की दुनिया की ऐसी ही सनसनीखेज और हैरत अंगेज सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम जगत पर। आज की कहानी एक चोर की है। ये चोर कोई ऐसा वैसा चोर नहीं है, बल्कि वो सबसे शातिर और चालाक चोर है और भारत का सबसे इंटेलिजेंट चोर माना जाता है। उसे सुपर नटवरलाल और भारत का चार्ल्स शोभराज के नाम से जाना जाता है। वो कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता नहीं है, वो एक ठग है, एक ऐसा शातिर फ्रॉड जिसने न सिर्फ किसी और को बल्कि भारत सरकार को भी बेवकूफ बनाया। चोरों के लिए वो एक आदर्श है और उनके बीच इतना लोकप्रिय था कि वे उससे चोरी करने के नए तरीके सीखना चाहते थे। ये कहानी एक पढ़े लिखे चोर की है जो 94 बार गिरफ्तार हुआ और उसने अपराध की दुनिया में 50 साल से भी ज्यादा समय बिताया है, जो दुनिया के किसी भी चोर के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज हम एक ऐसे चोर की कहानी बताने जा रहे हैं जो सच में कोर्ट में जज बन गया था और जज बनकर उसने कई फैसले भी दिए। ये कहानी है चोर धनीराम मित्तल की। धनीराम मित्तल एक ऐसा नाम जो चोरी का सिंबल बन चुका था और अपराध की राह में इतना आगे बढ़ गया था कि उसके कैलिबर वाला चोर कोई दूसरा नहीं है। 1939 में भारत के हरियाणा राज्य के भिवानी में उसका जन्म हुआ था। वह एजुकेटेड परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका बड़ा भाई पानीपत में एक कोर्ट में जज था। धनीराम मित्तल किसी भी अन्य महत्वाकांक्षी युवा की तरह था और 25 वर्ष की आयु तक उसका जीवन देश के किसी अन्य युवा की तरह सामान्य था। धनीराम मित्तल ने रोहतक कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और वह पढ़ाई में काफी अच्छा था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उसने 1964 में नौकरी की तलाश शुरू की। उसने सरकारी नौकरी के लिए कई लिखित परीक्षाएं भी दी, लेकिन नौकरी पाने में असफल रहा। वह जानता था कि सीधे रास्ते से सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन था। काफी सोचने के बाद उसने अनुचित तरीके से सफल होने का फैसला किया। उस समय के दौरान आरटीओ ऑफिस काफी पैसा कमाने वाला ऑफिस था, इसलिए उसने आरटीओ ऑफिस जाने का फैसला किया और ये देखने लगा कि वहाँ कैसे काम होता है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद उसे पता चला कि आरटीओ ऑफिस में एजेंट अच्छा पैसा कमाते थे और लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एजेंट के पास जाते थे और नई गाड़ी खरीद कर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते थे। ज्यादातर लोग जो एजेंट के पास जाते थे उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे जो आरटीओ ऑफिस द्वारा आवश्यक होते थे। धनीराम मित्तल ने देखा कि लोगों को अपना काम करवाने के लिए परेशान किया जाता था और एजेंट इस स्थिति का फायदा उठाते थे और मोटा कमीशन वसूल करते थे। वहाँ उसने सीखा कि जाली और डुप्लीकेट दस्तावेज कैसे बनाए जाते हैं और काम कैसे किया जाता है। उसने जल्दी आरटीओ ऑफिस में आरटीओ एजेंट के रूप में अपना काम करना शुरू कर दिया और जाली सिग्नेचर के साथ फर्जी दस्तावेज जमा करके वाहन मालिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और कार रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में मदद करने लगा और इस तरह उसने बहुत पैसा कमाया। वो जल्द ही फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर हो गया था और उसे एहसास हुआ कि फर्जी दस्तावेज बनाने के उसके नए स्किल का इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है और बड़ी मात्रा में पैसा कमाया जा सकता है। उसने अपनी नई विकसित स्किल का उपयोग अलग अलग जगह पर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जाली एजुकेशन सर्टिफिकेट तैयार करने लगा और अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। वर्ष 1968 में इन फर्जी एजुकेशन डिग्री दस्तावेजों के साथ उसने खुद भारतीय रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वह हमेशा से सरकारी नौकरी करना चाहता था। उसे जल्दी भारतीय रेलवे में नौकरी मिल गई और उसे स्टेशन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया। उसने स्वयं तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 1968 से 1974 तक 6 लंबे वर्षों तक स्टेशन मास्टर के रूप में काम किया। धनीराम स्टेशन मास्टर के रूप में काम करके बोर हो गया था और वो अपने स्किल्स को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए 1974 में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उस समय के दौरान कारें बहुत महंगी होती थीं और कार को लग्जरी आइटम माना जाता था जिसे केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। इसलिए उसने नई कारें चुराना शुरू कर दिया। उसे जल्दी ये एहसास हुआ कि चोरी की कारों को खरीदने वाले लोगों को भी वाहन के उचित दस्तावेज चाहिए होते थे। कार चोरी करने की कोशिश में वह कई बार गिरफ्तार भी हुआ और जेल भी गया। गिरफ्तार होने के बाद वकीलों ने उसकी जमानत के लिए मोटी फीस ली, इसलिए वह इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपायों के बारे में सोचने लगा। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और अपने स्किल्स में बेहतर होने और आगे भी स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए उसने स्टडी करने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का फैसला किया, जो उसे अपने नए चुने हुए चोरी के पेशे में मदद कर सके। उसने कानून की डिग्री प्राप्त करने और वकील बनने का फैसला किया, जिसके लिए वे एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के लिए जयपुर राजस्थान गया। उसने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कारों की चोरी करने और बेचने का अपना काम जारी रखा। अब वह एलएलबी की डिग्री के सहारे गिरफ्तार होने पर खुद जमानत पाने और अपना केस खुद लड़ने में सक्षम था। कानून में डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने कोलकाता में हैंड राइटिंग पर एक कोर्स किया और ग्राफोलॉजी
कैलिग्राफी यानी हैंड राइटिंग को एनालिसिस करके व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स की पहचान की जो स्टडी होती है उस पर भी कोर्स किया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह अपने हुनर को एक अलग ही मुकाम पर ले गया और अब वह असली और नकली दस्तावेजों में फर्क करने में माहिर हो गया था। धनीराम ने उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से कारें चुराने का अपना काम जारी रखा। उसे कई बार उसकी हरकतों के लिए पकड़ा गया और अदालत के सामने पेश किया गया। वकील होने के कारण वह अपना केस खुद तैयार करता था और अक्सर दूसरे वकीलों की गलती को पकड़कर अपनी दलीलें देने लगता था। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद वह हर बार जमानत पर छूट जाता था। उसने 1000 से अधिक कारों की चोरी की और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वह दिन के उजाले में सिर्फ मास्टर की से दरवाजा खोलकर कारों की चोरी करता था। उसने अपने पूरे करियर में कभी किसी को पीटा या मारपीट नहीं की। वह चोरी की कार चलाकर पार्किंग में खड़ी कर देता था, फिर पार्किंग स्थल से एक और कार चुरा लेता और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखकर चोरी की गई कार को वापस लेने के लिए पार्किंग लौट आता और उसे भी वापस अपनी जगह ले आता। कार चोरी करते समय जब उसे पता चलता कि उसे देखने वाला कोई नहीं है तो वह चोरी की कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जाली दस्तावेज तैयार कर चोरी की कारों को बेच देता था। कार चोरी करने की कोशिश करते हुए उसे कई बार लोगों ने पकड़ा भी था। धनीराम यह कहकर स्थिति से बच निकलता कि उसकी कार के बजाय उसने गलती से दूसरी कार खोल दी थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई था कि एक बार वह नई दिल्ली में कार चोरी के आरोप में पकड़ा गया और अदालत में जज के सामने पेश हुआ। जज ने उसे पहचान लिया और गुस्से से कहा, तुम एक बार फिर पकड़े गए हो, मेरे कोर्ट से बाहर निकलो। धनीराम फिर उठकर अदालत से बाहर निकल गया और यह कहकर भाग गया कि जज ने उसे रिहा कर दिया। जैसे ही उसका मामला सुनवाई के लिए आया, जज ने दोषी के बारे में पूछताछ की तो पुलिस ने कहा कि धनीराम ने हमें यकीन कराया कि जज ने केस की सुनवाई से पहले ही उसे रिहा कर दिया। जज नाराज हो गए और पुलिस को धनीराम को फिर से गिरफ्तार करने का आदेश दिया। धनीराम को एक घटना के कारण सभी समय का सबसे इंटेलिजेंट चोर माना जाता है, जहां उसने अपने आप खुद को जज घोषित कर दिया और कम से कम 40 दिनों तक अदालत में जज बनकर काम किया और कई फैसले भी जज बनकर सुनाए। किसी देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चोर कोर्ट का जज बन गया हो, फैसला भी सुनाया हो। धनीराम को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी और 1985 के आसपास एक बार उसने समाचारों में पढ़ा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के झज्जर के एक एडिशनल सिविल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में एक डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई थी। उसने हाईकोर्ट का एक फर्जी पत्र तैयार किया और उसे झज्जर के एडिशनल सिविल जज को संबोधित किया और कहा कि आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच चल रही है, जिसके कारण आपसे 2 महीने के लिए छुट्टी पर जाने का अनुरोध किया जाता है और आपकी अनुपस्थिति के दौरान एक दूसरा जज आपके मामलों को संभालेंगे। धनीराम ने यह पत्र कुरियर द्वारा भेजा और झज्जर के एडिशनल सिविल जज के ऑफिस को यह पत्र मिला। पत्र मिलने के बाद जज 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। जज के जाने के तुरंत बाद अदालत को एक और पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि जज को 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है और हम चल रहे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए दूसरा जज नियुक्त कर रहे हैं। एक नया जज आता है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद धनीराम था। वह अदालत में 40 दिनों तक जज के रूप में रहा और काम किया। इस दौरान उसने 2470 छोटे छोटे अपराधियों को जमानत दी और कुछ लोगों को हल्की सजा भी सुनाई और बड़े और खूंखार अपराधियों की जमानत नामंजूर की। अपराधी इस नए जज से बहुत खुश थे। जल्द ही अदालत में चर्चा शुरू हो गई और लोग नए जज द्वारा सुनाए गए फैसलों के बारे में बात करने लगे। 40 दिन बाद अचानक धनीराम कोर्ट छोड़कर गायब हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कहा कि वे नए नियुक्त जज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाईकोर्ट यह सुनकर हिल गया और इस तथ्य से चकित हो गया कि किसी बहरूपियों को जज के रूप में नियुक्त किया गया था और किसी इम्पोस्टर ने रियल जज को छुट्टी पर भेज दिया था। पूछताछ के बाद पता चला कि धनीराम ही 40 दिनों तक कोर्ट का जज रहा था। उन 40 दिनों के दौरान उसके द्वारा दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया गया और सभी दोषियों पर नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया और पुलिस को उन सभी छोटे अपराधियों को फिर से पकड़ने का आदेश दिया गया। बाद में जब उसे गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसने कहा कि यह सिर्फ जिज्ञासा के लिए उसने किया था। उसने कहा कि उसने छोटे छोटे अपराधियों को जमानत दी और बलात्कारी और हत्यारों को कभी जमानत नहीं दी थी। धनीराम को आखिरी बार पुलिस ने 74 साल की उम्र में 2016 में दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों से 3 नई कारों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने से पहले उसने कुछ महीने जेल में बिताए। जमानत मिलने के बाद वह भाग गया और अब तक लापता है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। उसका ठिकाना कोई नहीं जानता। आज उसकी उम्र 80 साल के करीब होगी। वह 65 साल से चोर है और अभी भी चोर के रूप में काम कर रहा है, जो उसे देश का सबसे पुराना चोर बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी धनीराम मित्तल की कहानी अच्छी लगी होगी। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी क्राइम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।